जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज का ये जो है सीरीज 10 है। चलिए इसे आगे बढ़ाएं। आज जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है। राइट, तो आपको पता है कि मामला क्या है। मामला ये है कि एक सज्जन थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई। राइट, तो मिस्टर स्टेन नाम था उनका। तो मिस्टर स्टेन साहब जो हैं वो बार बार जो हैं कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बेल दें, बेल दें, बेल दें, लेकिन उनको बेल नहीं दी गई। और वो सज्जन जो थे वो 84 ईयर्स के थे, काफ़ी बीमार थे, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो जो है भीमा कोरेगांव केस में जो है वायलेंस केस में उनका नाम था और गवर्नमेंट जो है वो चार्जशीट वगैरह जो है ढंग से फाइल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ट्रायल ढंग से नहीं हो पाया। फाइनली डिसीजन तो नहीं आया कि उनका नाम था या नहीं था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, उनकी मृत्यु जरूर आ गई और वो भगवान को जो है प्यारे हो गए। तो अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि स्पीडी ट्रायल जो है वो क्या है, हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। अब सवाल ये होता है कि राइट्स किसे कहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां देखिए राइट्स किसे कहते हैं। तो राइट्स जो है, किसी भी इंसान को अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो उसे कुछ जो है एसेंशियल क्लेम चाहिए, कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। तो उन परिस्थितियों को, उन कंडीशंस को जो है, उन क्लेम्स को जो है क्या कहते हैं, राइट्स कहते हैं। और उन राइट्स को जो है कौन रिकॉग्नाइज करता है? कौन करता है? सोसाइटी करती है। तो काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से कुछ को जो है कौन रिकॉग्नाइज करता है? स्टेट करता है। और उनमें से कुछ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंश्योर करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया जाता है। राइट, तो उन कॉन्स्टिट्यूशंस को, उन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट को जो है हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब सवाल यह है कि इन फंडामेंटल राइट को, इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। और दूसरी बात जो है वो ये कि उन राइट्स की गारंटी जो है खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट, और अगर वो राइट जो है फुलफिल ना हो तो हमें जो है कोर्ट भी जाने का जो है क्या होता है? अधिकार होता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट कहा जाता है। ये वो कंडीशंस हैं, वो क्लेम हैं, वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन का मतलब के बारे में नहीं सोच सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके जो है राइट्स ऑफ इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए जरा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, फिर क्या आता है? राइट टू फ्रीडम, फिर क्या आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमें मोटा मोटी 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। वैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 7 राइट्स मिले थे, ठीक है, लेकिन उसमें से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया कि हटा दिया गया। ठीक है जी, उसको जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर अब उसे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं नहीं सर, लीगल राइट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। मैं उनसे एग्री नहीं करता। कोई भी राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें मतलब कि बताया हुआ है, वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखना है। एनीवे, तो इसमें जो आपका ये है क्या नाम है, राइट टू जो फ्रीडम है, ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21। तो 21 जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। जरा ध्यान दे, क्या दे रखा है कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है जी, इसमें जो है स्टेट किसी भी इंसान को जो है उन्होंने कहा है कि भाई आपको जो है लाइफ से क्या नहीं किया जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा, आपके राइट टू लाइफ नहीं छीना जाएगा। और अगर छीना जाएगा तो उसके लिए जो है क्या होगा? एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर होगा जो लॉ का। तो लॉ क्या, जो स्टैब्लिश प्रोसीजर होगा उसी के थ्रू किसी का लाइफ लिया जा सकता है, वैसे नहीं लिया जा सकता, यानी कि कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। ठीक है, तो इस राइट्स के 2 पार्ट्स हैं, राइट टू लाइफ और राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी।
तो जो आर्टिकल 21 है, इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं, वो ये है कि ये जो है, जो आपके जितने भी राइट हैं उसमें से इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का इसको दिल बोलते हैं, किसको, आर्टिकल 21 को। क्यों? क्योंकि ये लाइफ की बात करता है, राइट। दूसरी बात जो है वो ये कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट नहीं है। तो आर्टिकल 21 के बारे में बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि ये जो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, ये सभी पर्सन्स को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात है, सभी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, दोनों को ये राइट अवेलेबल है। अब सवाल यह आता है, जब मैं राइट टू लाइफ की बात करता हूं, तो एक केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, 1993 का केस है। इसमें राइट टू लाइफ में जो है कई सारे राइट्स को इसमें शामिल किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि भाई ये सारे राइट्स जो है राइट टू लाइफ में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, यानी कि जो हथकड़ी लगाते हैं, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, जो फांसी की बात होती है, डॉक्टर असिस्टेंस, ठीक है, सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो कैदी हो चाहे वो क्रिमिनल हो, किसी को भी, सबको मिलना चाहिए। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, किसी को भी जो है क्या नहीं किया जाएगा, सरेआम फांसी नहीं लगाई जाएगी। ऐसा जो है हम देखते हैं कि जहां पर शरीयत कानून लागू होते हैं वहां पर सबको सरेआम फांसी दी जाती है, राइट। जनरली जो है एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह की बात नहीं होती। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा, इसको भी राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है। और राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ठीक है, तो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। राइट टू पॉल्यूशन, ठीक है, कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री आपको एनवायरमेंट मिलना चाहिए, साथ ही साथ आपको राइट टू फ्री वाटर, राइट टू फ्री और क्लीन एयर भी मिलना चाहिए। ये जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसके अलावा इसी में जो है ये भी कहा गया कि राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, ये भी जो है राइट टू लाइफ का माना गया है। राइट टू हेल्थ एंड राइट टू मेडिकल एड, ये भी कोविड के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। राइट टू एजुकेशन, शुरू से इसके ऊपर बात हो रही है। और प्रोटेक्शन ऑफ अंडर, जिसके ऊपर हम आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपके इसमें आए हुए हैं, ठीक है। अब इसी राइट टू ट्रायल, जो स्पीडी ट्रायल का जो फंडामेंटल राइट माना है, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं? तो वो है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, 1980 का केस है। फिर दूसरा क्या है आपका, शीला बसरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1986 का केस है। और तीसरा क्या है आपका, अब्दुल रहमान, ठीक है, वर्सेस RS नायक, 1992 का जो है। तो ये 3 केसेस जो हैं आपके स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिहार, 1980। इसमें जो है कपिला हिंदुगो रानी जो है ये वकील थी, और जो जज जो थे वो थे जस्टिस PN भगवती। कपिला हिंदुगो रानी को जो है मदर ऑफ PIL कहा जाता है, और वहीं जस्टिस PN भगवती को जो है पायनर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। ये बातों का ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। PIL क्या है, इसके बारे में आपको मतलब कि पता ही होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसको ये लगता है, चाहे वो खुद हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, उसे लगता है कि भाई उसके पास जो है इतना पैसा नहीं है कि वो जो है कोर्ट में केस कर सके या कुछ कर सके, तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सिर्फ जो है एक पोस्ट कार्ड पे भी, ठीक है, आप अपनी बात लिखकर जो है कोर्ट को दे दें, तो कोर्ट उसका संज्ञान लेकर उसके ऊपर जो है क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या हुआ कि जो गरीब व्यक्ति जो है उसको जो है सुनवाई का अधिकार मिला, उसको जो है मतलब जस्टिस तक उसकी पहुंच हुई। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो खुद नहीं कर पा रहा, कोई और उसको देख रहा है, उसको लगा रहा है, तो आप उसके बिहाफ पर जो है क्या कर सकते हैं, PIL जो है वो दायर कर सकते हैं, राइट। तो PIL ने जो है इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री का जो है पूरी तस्वीर ही बदल दी, और इसको जो है क्या किया, एक पीपल बेस्ड जस्टिस सिस्टम को, जो जुडिशियल सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया। तो इसमें इन दोनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, जो 1980 का केस है, इसमें क्या था कि बिहार में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वैसे तो पूरे भारत में ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिलहाल बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बिहार के जेलों की बात की गई थी कि कई ऐसे लोग थे कि जैसे मान लीजिए किसी ने जो है जेब काटी, ठीक है। अब जेब काटने की जो मैक्सिमम सजा है मान लेते हैं 3 महीने, बट वो आदमी 1 साल से ऊपर से जो है सजा काट रहा है, अंडर ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत है ना, राइट। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा न्याय? क्योंकि जो है उनका ट्रायल काफी डिले चल रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है, राइट। ये चीज जो है ये लैंडमार्क जजमेंट था,
ठीक है जी, जिसमें ये माना गया कि स्पीडी ट्रायल जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, आर्टिकल 21 का जो है पार्ट है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो एक क्या बोलते हैं लॉ के मतलब कि जो है फेयर और तरीके से ही जो है लिया जा सकता है। लेकिन अगर फेयर तरीके से आपकी लिबर्टी छीनी मतलब कि नहीं दी जा रही है आपको, तो फिर आप कोर्ट का काम है कि वो जो है आर्टिकल 21 के तहत आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। और आपको जान के ताजुब होगा कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को जो है क्या किया गया, उनको जो है रिहा किया गया। ठीक है, और कौन से केस की वजह से? हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डू कम अंडर द आर्टिकल ऑफ 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट, तो जरा देखें। तो इसमें पहले दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, दूसरा दे रखा है राइट अगेंस्ट हैंगिंग, और तीसरा दे रखा है राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये तीन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं है। तो क्या सिर्फ 1 पार्ट है तो आंसर ए होगा, 1 and 3 पार्ट है तो आंसर क्या होगा? बी होगा, 2 and 3 पार्ट है तो आंसर सी होगा, और अगर सभी हैं तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ये आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? 1 and 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए राइट अगेंस्ट हैंगिंग ये नहीं है, पब्लिक हैंगिंग है। ठीक है, तो यहां पर इसका ध्यान रखना है, यहां पर पब्लिक नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? 1 and 3 होगा। अब एक और न्यूज आई है, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो है ये आरोप लगाया है कि FATF का यूज जो है इंडिया अपने पॉलिटिकल एजेंडे और एंड के लिए कर रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान, अगर आप देखें किसी देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी कहाँ है तो शायद पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान जहां पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है, ठीक है, उसामा बिन लादेन जो है वो मिला। ठीक है, तो इसके बावजूद भी इनके जितने भी दुनिया के मोस्ट वांटेड आपके टेररिस्ट हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? पाकिस्तान में मिल रहे हैं। और अगर वो दुनिया के किसी और हिस्से में भी हैं तो भी उनका लिंक किससे है? पाकिस्तान से है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहा है। शायद दिल को अपने बहला रहा है। इसी तरीके से जो है वो अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर पाकिस्तान को सीरियसली अपनी समस्या खत्म करनी है तो उसे इस आतंकवादी के जिन से जो है मुक्ति पानी होगी, वरना ये शैतान जो है पूरे पाकिस्तान को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो जरा देखें FATF क्या है। तो FATF क्या है? ये जो है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। तो सबसे पहले देखें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। देखिए क्या होता है कि लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना, मतलब होता है कि ये कपड़े लॉन्ड्री करवा लो, लॉन्ड्री पे भेज दो, तो वहां पर क्या करते हैं? हम कपड़े धोते हैं, तो जो मैले कपड़े होते हैं उसको धोते हैं। तो ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि काला धन को, ठीक है, जो सफेद करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कहते हैं। ठीक है जी, तो अब सवाल यह है कि काला धन कौन सा होता है? तो जिस पैसे का आपने गवर्नमेंट को हिसाब नहीं दिया, जिसका आपने टैक्स नहीं भरा, वो पैसा जो है क्या है? काला धन है। तो ये जो काला धन है कई बार लीगल तरीके से भी कमाया जाता है, कई बार इलीगल तरीके से भी कमाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। और दूसरा क्या है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, हुआ क्या कि आपको पता है 9/11 अमेरिका, जब अमेरिका में हुआ, पहले तो अमेरिका की प्रॉब्लम ये थी कि उसको दुनिया में टेररिज्म नजर ही नहीं आता था। लेकिन जैसे ही 9/11 हुआ तब उसको हर जगह जो है क्या नजर आता है? टेररिज्म नजर आता है। स्पेशली टेररिज्म को तो टेररिज्म के रूप में अब उसे नजर आने लगा है। ठीक है, तो तब से पहले तो खाली मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी, अब उसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग की भी बात होती है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1989 में हुआ था कि G7 के एफर्ट से आपका। ठीक है, G7 की मीटिंग हुई थी पेरिस में, तो इन्होंने कहा चलो एक ऐसी संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है जी, साथ में 2001 में जो है इसमें क्या जोड़ दिया गया? आपको पता ही है 9/11 के बाद जो है जब टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो इसलिए इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया, और इस चक्कर में पाकिस्तान फंस गया। ये आपका क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका काम मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो क्या है कि वो इलीगल एक्टिविटीज को क्या करना चाहते हैं? उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और इनका जो इसमें जुडिक्शन है 200 से ऊपर देशों से है, ये ध्यान रखना है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर? वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का जो हेडक्वार्टर, उसी में इसका हेडक्वार्टर है। FATF जो है ये साल में 3 बार बैठता है, और फिलहाल इसके जो है 39 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये ध्यान रखना है आपने, हम 2010 में जो है इसके मेंबर बने थे।
ठीक है जी। इसके अलावा इसके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो इससे जुड़े हुए हैं वह यूरोपियन कमीशन और आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, तो जीसीसी, ये दोनों जो हैं इससे आपके इसके रीजनल मेंबर हैं। एफएटीएफ की 2 लिस्ट हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डालने की बात चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल पाकिस्तान किसमें, ग्रे लिस्ट में। तो इसका मतलब ये हो कि 2 तरह के लिस्ट होते हैं, एक क्या होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट, ठीक है जी। तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई आप जो हैं सीरियस कंडीशन में हैं तो प्लीज एक्शन लो, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और जब ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं उसके बाद तो समझो कि सबको एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो देश है जो भी इस लिस्ट में शामिल है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो सबसे पहले ग्रे लिस्ट की बात करें, मैं पहले बता चुका हूं ग्रे लिस्ट जो है वो सेफ हेवन होता है, किसके लिए, टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने के लिए जो है ये जो है सेफ हेवन होता है। तो इसीलिए इसको क्या करने की जरूरत है, इसको जो है खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे देश को जो है धमकाने की जरूरत है ताकि वो लोग एक्शन लें और ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, ठीक है जी। इसमें आपके जो है कितने देश हैं, 12 देश हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा क्या आपका ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो देश होते हैं जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने में बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे देशों को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसमें फिलहाल 2 देश हैं, कौन कौन से, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एफएटीएफ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ओके। इट वाज फॉर्म्ड इन 1989 बाय G7 समिट विच वाज हेल्ड इन पेरिस। एंड थर्ड, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अगर 1 और 2 सही है तो ए होगा, अगर 2 और 3 सही है तो बी होगा, अगर 1 और 3 सही है तो सी होगा, और सभी सही है तो डी होगा। तो आंसर क्या है इसका जो है वो है 1 और 2, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था 2010 में जो है इसका मेंबर बना है, जबकि इसकी स्थापना कभी थी, 1989 में हुई थी। तो इसका मतलब ये हो कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अब हम थर्ड न्यूज पे चलते हैं। थर्ड न्यूज क्या है कि भाई इंडिया के ग्रोथ की बात चल रही है कि भाई इंडिया जो है अगर 11% से ग्रोथ करे तब जाकर अपने डेफिसिट गोल को वो मीट कर पाएगा, ठीक है। तो ये कौन कह रहे हैं, ये जो है आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं। ये कौन है, ये हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है जी। तो जरा आप यहां पर ध्यान दें, जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या, मुझे गवर्नमेंट को जो है मतलब कि एक बात की बहुत तरस आती है, वो ये क्या तरस, क्यों तरस आता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी क्या करने की कोशिश कर रही है, वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे लगी हुई है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है क्या है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पा रही है। अब जरा ध्यान दे, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी क्या होगा, जीडीपी भी क्या होगा, वो आपका कम होगा, ठीक है। और जब जीडीपी कम होगा तो फिर आपको और दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट अपने क्या करे, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाए, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। अगर वो नहीं बढ़ाएगी तो इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही जबरदस्त धक्का लगा है और आगे और लगने वाला है। अगर आप दुनिया के बाकी देशों को देखें, जैसे हम यूएस को देखें या बाकी कंट्रीज को देखें, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के लोगों के हाथों में पैसा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उससे डिमांड क्रिएट हो, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, राइट। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, वो ध्यान दे रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं सिर्फ जो है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पर। अब सवाल यह है कि क्या फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा अब किस टाइम पर हैं। अभी हमारी इकोनॉमी जो है बुरी तरीके से नीचे गिर रही है, कोविड के वजह से ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है। तो इस टाइम पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिमांड बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, राइट। अपना फोकस जो है वो डिमांड बढ़ाने पर होना चाहिए, सेकेंडरी फोकस जो है वो फिस्कल डेफिसिट पे होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, वो क्या, वो ये कि हम डिमांड बढ़ाने पर ध्यान दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध खर्च करें, ठीक है। ये बात बिल्कुल जो है ध्यान देने की है कि हमें डिमांड बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है, अंधाधुंध नहीं, थोड़ा प्लान करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात को जो है मैं इनकी बिल्कुल तारीफ करूंगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट जी ऐसा होता है, सिंपल सी बात है, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम से ज्यादा होता है। तो कंट्री की बात हो रही है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से जो है क्या है, कम है, तो वो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट होगा।
तो फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सी बात है जी, एक फिजिकल ईयर होता है, आपको पता है इंडिया का फिजिकल ईयर क्या है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, ठीक है। तो फिजिकल ईयर ये है आपका। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा जो है उनको रेवेन्यू के थ्रू आया, उसमें से उसको माइनस करो, ठीक है। तो जी आप रेवेन्यू में से जो है एक्सपेंडिचर को क्या करते हो, ठीक है, माइनस कर देते हो, तो जो आता है वो क्या कहलाता है? फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। अब बात करें इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 9.3% है। गवर्नमेंट ने कहा था कि 9.5 होगा, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन से जो है कम आई है, तो 9.3 आएगी जी। अब सोच के देखो कि गवर्नमेंट को जो है मतलब ध्यान देना चाहिए कि अभी आप वैसे जनरली नॉर्मल टाइम पर क्या होता, अगर आपने जितना टारगेट लिया और आप उससे कम करते हैं, डेफिसिट को ले आते हैं, तो ये शाबाशी की बात होती है। लेकिन अभी क्राइसिस का टाइम है, राइट? इस टाइम पर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या फिजिकल डेफिसिट बुरी चीज होती है? तो मैं आपको बता दूं वो ये है कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्टिव एसेट बनाने पे खर्च हो रहा है, जैसे हाईवेज बनाने पर, रोड्स बनाने पर, पोर्ट्स बनाने पर, एयरपोर्ट्स बनाने पर, और जिस जॉब क्रिएशन जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो जॉब्स क्रिएशन पे खर्च हो रहा है, ताकि इन सारी चीजों से इकोनॉमी की ग्रोथ हो, उस पर खर्च करने की वजह से अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो ऐसा जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमेशा वेलकम के लायक है। समझे नहीं समझे? ये ऐसा ही है जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई बच्चा है और उसके पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए वो लोन ले रहा है, ठीक है। तो वो लोन क्यों ले रहे हैं? कि भाई आज मैं इसको पढ़ाने के लिए लोन ले रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बच्चा जो अपनी पढ़ाई करके सारा लोन उतार देगा। समझे नहीं समझे? तो उस ऐसे वजह से जो है, अगर लोन लेने के वजह से जो है डेफिसिट होता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, क्यों होता है फिजिकल डेफिसिट? मैं पहले बता चुका हूं कि अगर गवर्नमेंट का जो है खर्चा क्या है, ज्यादा है, और इनकम क्या है, कम है, तो उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट होती है। तो सवाल यह है कि ये खर्चे वैसे तो बड़े टाइप के हैं, तो जरा देखें कि ये कौन कौन से इसमें डिफरेंस जरा देखें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे दो तरह के होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा कुछ ऐसा है जिसके वजह से कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ध्यान दें इस बात को, ठीक है, और आपका जो है लायबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, फिर से ध्यान दो। अगर गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से एसेट क्रिएट हो रहा है और लायबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा कब होता है? जरा ध्यान दो। अगर हम रोड, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा एसेट क्रिएट होगा। या फिर हमने अपना उधारी वापस कर दिया, जो भी हमने लोन था वो हमने पे बैक कर दिया, तो इससे क्या होगा? हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो जब इस तरह के खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग पीरियड में, अब जैसे रोड, हॉस्पिटल, ये सब लंबे समय के लिए बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये डेवलपमेंटल वर्क होते हैं। कौन से वर्क होते हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं, जिस एक्सपेंडिचर से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ध्यान रखना। जैसे कि सैलरीज, ठीक है, हम जैसे मान लो आपने हॉस्पिटल बनाया, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स को सैलरीज मिल रही है, हॉस्पिटल बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल के डॉक्टर को सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखना है। लोन लेना, ठीक है, लोन वापस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लोन की जो इंटरेस्ट पेमेंट की है आपने, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट की है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जो लोन का इंटरेस्ट पे किया आपने, उससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं है, वो पूरा का पूरा लोन एज इट इज बना हुआ है। ईएमआई जाएगी तो कम होगा, लेकिन खाली इंटरेस्ट पे किया है तो उससे क्या होगा? हमारी लायबिलिटी कम नहीं होने वाली, तो इसीलिए लिखा हुआ है। ये कम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कोई सैलरी मंथली की होती है या मतलब ईयरली होती है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह के आपके खर्चे हैं। अब दो मॉडल है, एक जे भगवती मॉडल है, एक अमर्त्य सेन मॉडल है। भगवती साहब क्या कहते हैं कि आप ग्रोथ पर फोकस करें, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे फोकस करें, हायर ग्रोथ रेट होगा तो सोशल इंप्रूवमेंट अपने आप ही हो जाएगा, लोग अपने आप ही जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च करेंगे, ठीक है, गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल जो अमर्त्य सेन का मॉडल है, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, लोगों के हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो वो क्या होंगे? काम करेंगे, ठीक है। और जब वो काम करेंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। और उससे जो है जो सैलरी कमाएंगे, टैक्स देंगे, ठीक है, और प्लस वो जो क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करेंगे, तो उससे जो है ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो जरा ध्यान दो, ये क्या कहते हैं कि पहले ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है, उसके बाद वेलफेयर करो। ये क्या कहते हैं? पहले वेलफेयर पे फोकस करो, ग्रोथ अपने आप होगा। ये दो मॉडल हैं।
ठीक है, इन दोनों के बीच में डिबेट होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो लास्ट गवर्नमेंट जो थी यूपीए गवर्नमेंट, वो अमर्त्य सेन मॉडल पे फॉलो कर रही थी, और जो जय भगवती जो हमारी अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है वो फिलहाल इस पे फोकस कर रही है। तो सवाल ये कि दोनों में से सही मॉडल क्या है, तो मानना मैं आपको सही बताऊं वो ये है कि दोनों मॉडल को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ मामलों में ये और बहुत सारे मामलों में ये। ठीक है जी, अब जरा देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट से क्या क्या इंप्लीकेशन होते हैं जरा देखें। तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट की जो है क्या होती है, उधार की जरूरतें पूरी होती हैं। दूसरा क्या है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका थर्ड, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है कि इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है जी, क्या हो जाएगा कि फॉरेन डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने लोन लिया। एनीवे, इन चारों में से कौन कौन से इंप्लीकेशन है, रिजल्ट है फिजिकल डेफिसिट के, 1 2 3 है तो आंसर ए होगा। ठीक है, और अगर 2 3 4 है तो आंसर बी होगा, और अगर 1 3 4 है तो आंसर सी होगा, और ऑल ऑफ द अबव है तो आंसर डी होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो आंसर क्या होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर एक और न्यूज आई है क्या कि भाई रेन इस बार काफी कम आई है, आपका मानसून जो है काफी कम आया, जिसके वजह से ऑयल सीड जो फार्मर्स हैं उनको काफी दिक्कत आ रही है। जरा देखें कि सेंट्रल इंडिया में रेन कह रहे हैं कि 55% तक कम मानसून आया है आपका। ठीक है, तो इससे काफी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका क्या है, और देखें तो एरिया वाइज देखें तो वो ये कह रहे हैं कि 55% जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है मानसून कम आया आपका। पंजाब हरियाणा में तो कह रहे 70% तक कम आपका आया है। ठीक है, राजस्थान वगैरह में 58% जो है ये कम आया है। ठीक है, गुजरात में 39% तक कम आया है। और ये वो एरिया हैं जहां जो ऑयल सीड प्रोडक्शन में काफी आगे हैं। अच्छा, आपको एक बात और पता चलती है, वो ये कि जो ऑयल सीड के जो मेनली प्रोडक्शन है वो खरीफ क्रॉप्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सी कैटेगरी में आते हैं, खरीफ में आते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ जो है आपके वो रबी में भी आते हैं, लेकिन मेनली सारे जो है आपके खरीफ में आते हैं। दूसरा देखिए कौन कौन से हैं, कैस्टर सीड, ग्राउंड नट, कैस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं। जट्रोफा हिंदी में क्या बोलते हैं, रतन जोत बोलते हैं। कलौंजी, मस्टर्ड, सरसों बोलते हैं। ठीक है, सनफ्लावर, कुसुम बोलते हैं इसको। सीसेम, तिल बोलते हैं इसको। ठीक है, सोयाबीन, ये सब सनफ्लावर, सूरजमुखी बोलते हैं। तो ये अलग अलग जो है ऑयल सीड की कैटेगरी में आते हैं। इंडियन फार्मर्स की हम बात करें तो हम बेसिकली जो है साल में 9 तरह के ऑयल सीड जो उगाते हैं, जैसे कि मूंगफली, ग्राउंड नट जो है, रैप सीड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सेसम है, इस तरह के जो है 9 तरीके के उगाते हैं। क्यों, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन हमें काफी सूट करता है और इंडिया का जो है काफी डाइवर्स और मतलब कि लार्ज एरिया है, तो इसलिए हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑयल सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्राउंडनट के मामले में हम चाइना से पीछे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रैपसीड के मामले में जो है हम जो है चाइना और कनाडा दोनों से पीछे हैं। तो ओवरऑल जो है हम 3rd लार्जेस्ट कल्टीवेटर है ऑयल सीड्स के, और सारी चीजों को मिला ले तो हम लार्जेस्ट हैं, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है जी, और कमाल की बात यह है कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल में आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है काफी सारा ऑयल जो है क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे हम किससे पीछे हैं ऑयल इकोनॉमी में, यूएसए, ऑयल मतलब कि खाने वाला ऑयल। ठीक है, चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ध्यान रखना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, ये डाटा जो है आपका जो है 2014-15 का है, तो मुझे लगता है कि इसका फर्क क्या पता चेंज भी हो सके। तो नंबर 1 पे क्या आपका रेपसीड मस्टर्ड है, सोयाबीन 2nd नंबर पे है, ग्राउंड नट जो है 3rd नंबर पर है, कॉटन से भी आपका जो है तेल निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाले जो है प्राइमरी जो ऑयल सीड्स कहलाते हैं, और कॉटन, राइस ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जिनसे ऑयल निकलता है आपका। ठीक है, यूपीएससी आपको फंसा सकता है कि राइस, ब्रास, कॉटन से क्या तेल निकलता है, हाँ जी निकलता है, इसलिए मैंने ये डाला है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, डाटा पुराना है लेकिन मुझे इस वजह से डालना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए येलो रेवोल्यूशन, तो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन आया, और येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है आपके सैम पित्रोदा। इनका नाम क्या है, सैम पित्रोदा, तो ये नाम याद होना चाहिए। ये साहब जो है सिर्फ येलो रेवोल्यूशन के ही फादर नहीं है, इंडिया में जो है ये आईटी, कंप्यूटर, उनके भी फादर हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी के टाइम पर जो है इन्होंने सारे ये काम किया था। अभी ऑयल सीड प्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि आपको बताया मैंने कि जितने मैक्सिमम एरिया में ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है वो सभी जो है रेनफेड एरिया में आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसकी जो सीड की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो छोटे खेत में जो है अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है यूज नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, वो क्या है कि जो सीड्स हैं वो अच्छी सीड्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ऑयल प्रोडक्शन में हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो फूड ऑयल जो है इनके रेट काफ़ी बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट ने जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड ऑयल एंड ऑयल पाम ये चलाया है, ऑयल पाम चलाया है, ठीक है। इसमें इनकी कोशिश ये है कि किसानों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीड दें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एफडीआई लेकर आएँ, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि लोगों को डाइवर्स ठीक है क्रॉपिंग के लिए जो है मोटिवेट करें, उनको जो है अच्छे सीड्स यूज़ करने के लिए मोटिवेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन एरियाज में लोग जो है ऑयल सीड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनको जो है वहां पर जो है खेती के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। और भारत के लोगों को भी जो है एक तरह का तेल यूज नहीं करना चाहिए, हमें तेल बदल बदल के यूज करना चाहिए, ताकि उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, उसका भी हमें बेनिफिट, प्रोटीन जो होते हैं उसका हमें मिले, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रोथ ड्राइवर्स इन द एडिबल ऑयल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें देखें तो पहला क्या है आपका, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोग जो हैं ऑयल मार्केट ऑयल की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, राइजिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अब लोगों की क्या बढ़ी है, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, तो जिसकी वजह से तेल की डिमांड करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल ऑयल से पाम ऑयल, सोया ऑयल पर जो है लोगों का शिफ्ट हुआ है। आपको बताने इन तीनों में से कौन सा सही है। अगर 1 और 2 सही है तो ए होगा, 2 और 3 सही है तो बी होगा, 1 और 3 सही है तो सी होगा, सभी सही है तो डी होगा। आंसर क्या है इसका, डी। एनीवे, आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें, लास्ट टाइम काफ़ी बच्चों ने दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस कड़ी को आप तोड़े नहीं, उसको जो है चलने दें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड, मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कपिला हिंदुगुरानी, और सेकंड आपका पीएन भगवती क्या है, पाइनियर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। आपको बताना है इन दोनों में से कौन कौन से सही है। अगर सिर्फ 1 सही है तो आंसर ए होगा, 2 सही है तो आंसर बी होगा, दोनों सही है तो आंसर सी होगा, और अगर दोनों गलत हैं तो आंसर डी होगा। इसका आंसर आप कहां दें, कमेंट बॉक्स में दें। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम लिंक जो है उस पर जो है मतलब कि जाएं और क्या बोलते हैं इसे, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नालंदा आईएएस एकेडमी जो है आप लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, जब तक आपका ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है तो ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन जो है क्लासेस दोनों कोचिंग आपको दे रहा है, ठीक है। आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप इन नंबर पे कॉल करें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है इन नंबर पे कॉल करें। प्लीज, यूपीएससी अपना पेपर ले रहा है, ठीक है, तो आप लोग जहाँ इंस्टीट्यूट खुलने का वेट ना करें और इस तरह से ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आरपीएससी की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप लोग जो है अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, आरपीएससी की टेस्ट लेना चाहते हैं या पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप कॉल करके जो है इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आई होप पसंद ही आया होगा, अगर वाली कोई बात नहीं है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अभी भी व्यूज़ ज़्यादा हैं, लाइक क्या है, कम है, और मेरा गोल ये है कि व्यूज़ और लाइक तो कम से कम बराबर करो, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन बहुत ही धीरे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, शेयर कैसे कर सकते हैं, जो आपका फास्ट फ्रेंड है उसको तो आप भेज ही दें। इसके अलावा आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, स्टेटस पर भी जो है इसको डालें, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। तो प्लीज़ इसको क्या करें, स्टेटस पे डालें ताकि बहुत से लोगों को फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।